हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी पाठशाला। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। एक्चुअल में सॉलिड स्टेट होता क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसमें फीचर्स होते हैं और सब चीज़ों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने पिछली क्लासों में जो पढ़ा उसके अंदर ज़्यादातर हमने लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा था। इन्हें हम ज़्यादातर फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एबिलिटी होती है वो फ़्लो होने की होती है। फ़्लो होने के कारण ही हम इन्हें फ्लूइड कहते हैं, अर्थात तरल पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। इस प्रकार की जो इनके अंदर फ्लूइडिटी है अर्थात तरलता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होने की, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की, वो दोनों स्टेट में होती है। दोनों स्टेट का मतलब है हमारे पास यहाँ पर गैसीय स्टेट भी है और लिक्विड स्टेट भी है। दोनों स्टेट में हम देखते हैं कि जो भी कोई हमारे पास पदार्थ होते हैं, चाहे वो तरल पदार्थ है, गैसीय है, चाहे वो द्रव पदार्थ है, दोनों ही पदार्थों के जो कण है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं और अपनी ही जगह पर फिक्स होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर पाते और अपनी ही मीन पोजीशन के चारों तरफ ऑसिलेशन करते रहते हैं या एसएचएम करते रहते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक जगह से दूसरी जगह पर ऊपर नीचे। तो इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी है जिन पार्टिकल्स में ज़्यादातर पाई जाती है उसे हम सॉलिड कहते हैं। अर्थात सॉलिड का जो नेचर है, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है जो उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल है और उनके अंदर लगने वाले बाइंडिंग फोर्स, अर्थात पार्टिकल के मध्य में लगने वाला बाइंडिंग फोर्स किस प्रकार का है। ये सब चीज़ें मिल कर के हमें यह बताती है कि हमारा जो पदार्थ है वो ठोस होगा या द्रव या गैसीय अवस्था में होगा। यदि उसमें लगने वाला जो बल है कणों के मध्य बहुत ज़्यादा है और कण भी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं आ जा सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहेंगे। ज़्यादातर जितने भी प्रकार के ठोस ये पदार्थ होते हैं जो अभी तक पाए गए हैं, उनकी संरचना व उनके गुणों के आधार पर हम उन्हें अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि कार्बन नैनोट्यूब्स का जो नया मटेरियल है उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो मटेरियल का ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। कार्बन का जो नैनो ट्यूब मटेरियल है किसकी तुलना में, स्टील की तुलना में, लेकिन वह हल्का होता है एल्युमिनियम की तुलना में। जबकि उसके अंदर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देखें अर्थात विद्युत धारा के चालन का गुण देखें या ऊष्मा के चालन का गुण देखें तो वह कॉपर से ज़्यादा मिलेगा हमें। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कुछ इसी प्रकार से ठोस की अलग अलग प्रकार की संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पिछली क्लासों में जो भी कोई पढ़ा उसमें ज़्यादातर 3 स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि ये सभी अवस्थाएं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ आदि के आधार पर कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी स्टेट ज़्यादा मूव करती है, ये चीज़ों के बारे में हमने अभी तक ज़्यादातर इसमें अध्ययन किया है। लेकिन अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस प्रकार इनके मध्य लगने वाला, इनके कणों के मध्य लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर इसमें पाए जाने वाले कण या आयन ज़्यादातर नज़दीक होते हैं या दूर दूर होते हैं और इनके मध्य किस प्रकार की कितनी ऊर्जा पाई जाती है। यदि इनके मध्य जो कण है, ऊर्जा है, वो ज़्यादा है तो यह ठोस अवस्था में होंगे और यदि यह कम है तो वह अपने द्रव या गैसीय अवस्था में होंगे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि टेम्परेचर लो है और थर्मल एनर्जी भी लो है, तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके कारण जो कण है वो बहुत पास होंगे। पास होने के कारण जो भी कोई कणों के मध्य रिक्त स्थान है वो कणों के द्वारा ही उसे भरा जाएगा, उसे फिलअप किया जाएगा और इस
कंडीशन में ही हम देखते हैं कि जो भी कोई कण है हमारे, वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं, और ऐसे केस में बनने वाला जो पदार्थ है उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। सॉलिड स्टेट में कुछ इसकी निश्चित प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि पहली है डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप। फिक्स इसका मास है, वजन है, फिक्स इसका आकार है, वॉल्यूम है और शेप है। सेकंड है इसके अंदर पाए जाने वाले कणों के मध्य दूरी। इंटरमोलिकुलर फोर्स लगने के कारण इनके कणों के मध्य जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, तथा इसके मध्य जो कणों के मध्य बल लगता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। फोर्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी वो ये है कि जो भी कोई इसके कण है, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन, परमाणु, अणु और आयन, ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, और जब ये फिक्स होते हैं तो ये अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही यह कंपन करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे मोशन करते हैं। नंबर 5, ये ज़्यादातर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता, और ये रिजिड होते हैं और ये मजबूत होते हैं। सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी कोई कण है वो ज़्यादातर पास होते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। इन कणों को हम दबा नहीं सकते क्योंकि इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है और ऊर्जा बहुत कम होती है, और साथ ही साथ इनके कणों के मध्य लगने वाला जो बल है बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यदि अगर हम इन्हें कंप्रेस करना चाहें तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। ये फ़्लो नहीं हो सकते एक जगह से दूसरी जगह पर। क्योंकि ये कण सभी बहुत मजबूती के साथ, बहुत मजबूत बल के द्वारा अपनी एक जगह पर फिक्स होते हैं और ये बंधे हुए होते हैं। इनका मास अर्थात जो वज़न है, इनका जो द्रव्यमान है वो फिक्स होता है। यह अपने गुणों के आधार पर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कुछ ठोस पदार्थ कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं और कुछ नहीं करते। यह इनके गुणों के आधार पर होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने केवल जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट का अध्ययन किया, अर्थात सॉलिड क्या होते हैं, उनकी स्टेट क्या होती है, और वह द्रव और गैसीय अवस्था से किस प्रकार भिन्न होते हैं, और इनके मध्य किस प्रकार का बल पाया जाता है, इनके क्या क्या गुण हैं, इनका हमने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जानेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मेरी पाठशाला के साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई कमेंट है, कोई डाउट है इसी पॉइंट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके उस डाउट को क्लियर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।